दोस्तों नमस्कार। बंद कमरों में तो यह फुसफुसाहट जरूर है, लेकिन इस फुसफुसाहट को खुले आसमान तले या खुले में कहने से हर कोई बचना चाहता है। वो कौन सी फुसफुसाहट है जो इस दौर में भारत के भीतर भी रेंगने लगी है? और यह सवाल बड़ा होने लगा है कि जिस शख्स को पूरी दुनिया रोक नहीं पा रही थी, उस शख्स को उन लोगों ने रोक दिया जिनकी नियुक्ति खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति को इसका एहसास ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में जिन जजों की नियुक्ति उनके कार्यकाल के दौर में हुई है, वही जजेस उनके उन फैसलों के खिलाफ चले जाएंगे जिस फैसले को लेकर पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। जियोपॉलिटिक्स की ऐसी हवा चल निकली है कि पता नहीं किस टैरिफ का बोझ इतना बड़ा हो जाए कि युद्ध भी छोटा लगने लग जाए। और एक ऐसी परिस्थिति में पूरी दुनिया आकर खड़ी हो गई जहां पर अमेरिकी टैरिफ अपने आप में एक युद्ध सरीखा हथियार हो गया। सवाल अमेरिका का नहीं, सवाल भारत का है। और भारत के भीतर भी यह सवाल बड़ा है कि वाकई जितने मुद्दे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ही कुंद कर देता है, दबा देता है। हालांकि भारत में जजों की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। प्रयास जरूर था शुरू में 2014-15 में कि इस देश के भीतर एक अपॉइंटमेंट जजेस की कमेटी बने जिसमें सरकार की भागीदारी हो, लेकिन कोलेजियम चला आ रहा था, कोलेजियम चल रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने तौर पर कमेटी बनाई और फैसला दिया था कि दरअसल जजों की नियुक्ति में कम से कम सत्ता या सरकार की मौजूदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, या उनकी बात या उनके अनुसार जजों की नियुक्ति तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत की पार्लियामेंट्री प्रोसेस में जो डेमोक्रेसी है उसमें डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, जिसमें सबसे मजबूत पिलर जुडिशरी है। यानी एग्जीक्यूटिव के पावर अगर तानाशाही के हद तक पहुंच जाए तो उसे जुडिशरी ही रोकेगी। यह सवाल अमेरिका के भीतर भी बड़ा होते चला जा रहा था। इसीलिए तो अमेरिका के भीतर रिपब्लिकन्स की सरकार हो, लेकिन डेमोक्रेट्स ने अदालतों का दरवाजा भी खटखटाया और अमेरिका के भीतर छोटे बड़े कारोबारी भी अलग अलग राज्यों की अदालत में भी पहुंचे। 12 राज्यों में अलग अलग जगहों पर जो मुद्दे सामने आए, उसमें सबने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति का रुख सही नहीं है। जो अधिकार उन्हें मिले हैं उससे आगे जाकर वो फैसला कर रहे हैं। तब अगला सवाल यह है, क्या वाकई भारत के भीतर तो जजेस स्वतंत्र हैं? उनकी नियुक्ति का एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में सत्ता की भागीदारी नहीं होती है। लेकिन इस दौर में यह भी नजर आने लगा कि किस हाईकोर्ट के जज, किस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को हाईकोर्ट तक पहुंचना है तो कौन सा रास्ता उसे अख्तियार करना पड़ेगा। किस हाईकोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना है तो सरकार की बिना हरी झंडी के वो आगे बढ़ नहीं सकता है। और जब चीफ जस्टिस की भूमिका अलग अलग निर्णयों को लेकर अलग अलग तरीके से राजनीतिक सत्ता को मजबूत करती चली जाए, तो एक झटके में इस देश के भीतर कई मुद्दों को लेकर यह सवाल उठने लगे कि अगर न्याय की गुहार सुप्रीम कोर्ट से नहीं लगाएंगे तो कहां लगाएंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट ही सत्ता के अनुकूल होकर निर्णय देने लगेगा तो फिर कहां जाएंगे। और क्या वाकई इससे पहले जो निर्णय हुए, इस देश के भीतर जो कुछ हो रहा है, वह भारत की संसदीय व्यवस्था से बिल्कुल हटकर है। जबकि अमेरिका के संदर्भ में अगर भारत का जिक्र करें तो भारत में तो बिना पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और अमेरिका के भीतर प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां तक कि वो अपनी टीम को नियुक्त करता है, उनके अपने लोग होते हैं। हर नए राष्ट्रपति के साथ लगभग 25,000 अधिकारी बदल जाते हैं। भारत में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर वो कौन सी स्थिति है जिसकी फुसफुसाहट बंद कमरों में है, लेकिन खुले आसमान तले कोई अभी भी कहने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा है। तो आज बात कहां से शुरू की जाए, क्योंकि इस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को कटघरे में खड़ा तो किया, फैसला भी दिया, लेकिन कभी भी सत्ता और सरकार पर कोई आंच आने नहीं दी।
महाराष्ट्र में शिवसेना दो फाड़ हो गई, वहां के राज्यपाल की भूमिका असंवैधानिक करार दे दी गई। वहां पर जिस तरीके से सरकार बनी वो पूरे तरीके से गैर कानूनी मान ली गई। लेकिन बावजूद इसके तमाम फैसले देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं नहीं, जो सरकार चल रही है वो चलती रहेगी। यानी सब कुछ असंवैधानिक और गैर कानूनी, लेकिन वो सरकार चलती रहेगी। यह सवाल तो इलेक्टोरल बॉन्ड के समय भी आया था। कॉरपोरेट का नेक्सस सरकार के साथ कैसे काम करता है और कितने हजार करोड़ रुपए कॉरपोरेट के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग होती रही। कॉरपोरेट को डराया गया, धमकाया गया, या फिर कॉरपोरेट ने पैसा सरकार को दिया और इसकी एवज में अपने लिए सरकार से काम करा लिया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सब कुछ गैर कानूनी है, इस पर रोक लग जाए। यानी जो पैसे का आदान प्रदान हो रहा था वो सब कुछ गैर कानूनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस 16,000 करोड़ रुपए जो कि ब्लैक मनी का हिस्सा थे, या फिर वो पैसा पॉलिटिकल पार्टियों के फंड से वापस हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो गैर कानूनी है तो फिर वो ब्लैक मनी है। और ब्लैक मनी को लेकर यह सरकार तो पहले दिन से ही काम कर रही है। इसका ऐलान उसने 2014 में ही कर दिया था, जब पहली कैबिनेट की बैठक में एसआईटी बनाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुप्पी थाम ली और कहा कि नहीं नहीं, हम पैसा वापस नहीं ले सकते हैं। यानी जो पॉलिटिकल फंडिंग हो गई सो हो गई। इतना ही नहीं, एक कदम और आगे बढ़ाइएगा तो याद कीजिए जो शेयर बाजार के भीतर हुआ था। एक झटके में शेयर बाजार में एक दिन में 12 लाख करोड़ के हेरफेर हो गए थे। वो जिक्र हम हिडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयरों को लेकर जो उथल पुथल मची थी शेयर बाजार में, उस दौर को याद कीजिए। इतना ही नहीं, इस देश के भीतर चुनाव के वक्त भी प्रधानमंत्री की पूरी बात जो शेयर बाजार को लेकर, और गृह मंत्री अमित शाह तक की बात जो शेयर बाजार को लेकर हुई, उसके बाद जो उथल पुथल मची, उसमें सरकार ही इंडिकेट कर रही है कि पैसा कमा सकते हैं तो कमा लीजिए। और हिडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद तो बड़ा सवाल जो नियामक संस्था है सेबी, उसको लेकर उठे थे और कहा गया बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला, उसके अपने इंटरप्रिटेशंस, उस इंटरप्रिटेशन के जरिए जो उंगली उठी वो सीधे सेबी पर ही उठी थी। लेकिन हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, सेबी को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। सेबी ही जांच करेगी, उस जांच की जो जांच सेबी की वजह से ही बिगड़ गई और पूरी की पूरी प्रक्रिया में शेयर बाजार के भीतर हंगामा मच गया जी। और बात इतनी भी नहीं है, याद कीजिए राफेल डील को लेकर जब पहली बार उसकी कीमतों को लेकर शोर मचा तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कीमत तो बता दीजिए, क्योंकि इससे पहले की सरकार ने इतनी ज्यादा कीमत में तो राफेल की डील नहीं की थी। तो सरकार ने कहा बिल्कुल नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, इसमें हम बतला देंगे कितने पैसे में खरीद रहे हैं, तो दुनिया को पता चल जाएगा कि हमारे राफेल हवाई जहाज में जो युद्ध मारक जहाज होगा उसमें कौन कौन से हथियार लगे हुए होंगे। यानी नेशनल सिक्योरिटी का मसला राफेल डील में लाकर खड़ा कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप खामोशी बरतिए। पेगासस जासूसी कांड भूले नहीं है ना, उसमें क्या हुआ था। जासूसी किसकी हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के भीतर बैठे जजेस की भी जासूसी हो रही थी, विपक्ष के नेता की जासूसी हो रही थी, इस देश के पॉलिटिशियन, इस देश के जर्नलिस्ट, इस देश के सोशल एक्टिविस्ट, इस देश के मंत्री, जासूसी हो रही थी। और जब यह सवाल निकल कर आया कि जासूसी तो हो रही है तो क्यों नहीं इक्विपमेंट की जांच की जाए, और उसमें कमेटी बना दी गई। उस कमेटी ने जब बतलाया कि अगर इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, जो लगता है हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सरकार की नीयत सही नहीं है और इस इक्विपमेंट को सामने लाना चाहिए। लेकिन एक बार फिर सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट के भीतर, देखिए हम नहीं बतला सकते हैं कि किस इक्विपमेंट का जिक्र आप करेंगे, और हम भी करेंगे तो इससे नेशनल सिक्योरिटी का खतरा आ जाएगा। और एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने वो मामला दबा दिया।
हमारी टीम ने पूरी तैयारी की और बताया कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट के भीतर जितने भी मामले गए, ताजा तरीन मामला तो इलेक्शन कमीशन को लेकर है। एसआईआर नहीं बल्कि उससे पहले ईवीएम और उन तमाम चीजों को लेकर इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज ने जो भी सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे और ये कहकर रखे कि दरअसल इनकी जांच इलेक्शन कमीशन से करवाइए, उन्हें दिशा निर्देश दीजिए, बताइए कि किस तरीके से डेमोक्रेसी का मतलब भारत में चुनाव ही होता है और चुनाव में ही अगर सत्ता पक्ष गड़बड़ी करने लगे या फिर नहीं हारने की परिस्थिति में इस देश के चुनाव को टेंट किया जा रहा हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए। वो राजीव कुमार का वक्त था, अब ज्ञानेश कुमार का वक्त है। उस समय ईवीएम का सवाल था, अब एसआईआर का सवाल है, वोटर लिस्ट का सवाल है। और तमाम परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ आगे बात बढ़ती चली गई और होते होते अब पूरे देश में एसआईआर और वोटर लिस्ट तैयार हो रही है। इस एसआईआर के दायरे में पहला चुनाव बिहार में हुआ। परिणाम सबसे बुरा परिणाम विपक्ष के लिए रहा, जो आज तक कभी नहीं हुआ था, वो बिहार में हो गया। लंबे अरसे तक जिसकी सत्ता थी उसने सबसे ज्यादा सीटें पाली, जो आज तक नहीं हुआ था, वो भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी आंखें नहीं खोली और कहा अगर चीजें चल रही है तो फिर वो अपने आप में एक स्वायत्त संस्था, एक इंस्टीट्यूशन है, हम उस पर रोक कैसे लगा सकते हैं। उसने मना कर दिया। जी, इस देश के भीतर छात्रों का गुस्सा भी सड़कों पर जब उतरा और नीट की परीक्षा की लीक की जानकारी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ही सुओ मोटो ले लेगा तो इसके बाद क्या बचेगा? हर निमाला अब न्याय मिल जाएगा। लेकिन न्याय तो दूर की घड़ी है, झटके में सारी जांच ठंडे बस्ते में चली गई। इस देश के भीतर एक निर्भया कांड हुआ था। उस परिस्थिति में बंगाल के भीतर की राजनीति का उफान याद कीजिए। एक लड़की के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर हंगामा, जो डॉक्टर थी, इतना ज्यादा हंगामा मचा कि राजनीतिक तौर पर उथल पुथल मचने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में कहा हम सुओ मोटो लेंगे। आंदोलन थम गए, फैसला काफूर हो गया। इतना ही नहीं, इस देश के भीतर अरावली की पहाड़ियों को लेकर जब चर्चा शुरू हुई तो यह फिर सवाल खड़ा हो गया कि पहाड़ किसे कहते हैं। और एक चीफ जस्टिस ने जाते जाते जो फैसला दिया उसने वाकई एक बता दिया कि इस देश में माइनिंग की लॉबी कितनी बड़ी है, पहाड़ की हाइट कितनी होनी चाहिए और उसके जरिए जो वहां पर खनन हो रहा है और खनन कहीं और ना बढ़ जाए, यह सब कुछ चीफ जस्टिस गवाई ने लिखा। जब उसको लेकर राजनीतिक तौर पर भद्द राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर होने लग गई और देश के पर्यावरण मंत्री भी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं आए, तो फिर सरकार को जब लग गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फाइल को खुद ही दोबारा खोल दिया और कहा कि वो फैसला गलत था। यानी चीफ जस्टिस गवई के रिटायर होने के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत आ गए थे। उन्होंने फाइल खोली और पूरे तरीके से कहा वो फैसला सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पलट गया, लेकिन परिस्थितियों में किसी सरकार पर कोई आंच नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला बुलडोजर को लेकर दिया और खुले तौर पर कहा इस देश में कोई भी सरकार अपने तौर पर बुलडोजर न्याय नहीं कर सकती है। जैसे ही यह फैसला आया उसके 25वें दिन दोबारा से बुलडोजर चल पड़े और उसके बाद से आज तक थमे नहीं है, रुके नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हवा हवाई हो गया। एक लंबी फहरिस्त है इस देश के भीतर, यहां तक कि शिक्षा मंत्रालय के जरिए जो यूजीसी ने चीजों को सामने रखा उसको लेकर देश के राजनीतिक धड़कनें जब बढ़ने लगी और इस देश में जाति व्यवस्था का सवाल दोबारा से आरक्षण के आश्रय या असुविधा के आश्रय खड़ा होने लगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिना लाग लपेट किए, बिना वक्त गवाए एक झटके में फैसला दे दिया, रोकिए इसे। इस देश में राजनीतिक धड़कन सीएए को लेकर भी बढ़ी। मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक भी पहुंचा। किसे राजनीतिक लाभ हो रहा है, वो सत्ताधारी है, उसके अनुकूल फैसला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी एक दो नहीं, दर्जन भर से ज्यादा फैसलों की पूरी फहरिस्त है, कभी कोई आंच सत्ता सरकार पर आने नहीं दी।
इस देश के भीतर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे तो वो चुनाव आयुक्त सरकार से सवाल कैसे करेगा? इस बात का जिक्र भी इसी सुप्रीम कोर्ट में हुआ। और जिसको चुनाव आयुक्त बनाना है उसकी फाइल 24 घंटे के भीतर कैसे रफ्तार पकड़ लेती है, और इस देश के भीतर कभी नियुक्ति को लेकर 6-6 महीने विलंब हो जाता था तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 24 घंटे में किसी नौकरशाह की फाइल इसलिए पास हो गई कि उसको सरकार चुनाव आयुक्त बनाना चाहती थी। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा, लेकिन चुनाव आयुक्त के फैसले सही है, सरकार के फैसले सही है। पहली बार इस देश में ईडी के डायरेक्टर को 1-2 नहीं 3 बार एक्सटेंशन मिल गया, जो भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं था। ईडी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट यह कहने से चूकी नहीं, ऐसा लगता है जैसे ईडी राजनीतिक तौर पर ही काम कर रही है, पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ काम करती है, और उसके जरिए जो सजा दी गई वह तो 1% से भी कम है। तो क्यों नहीं माना जाए कि ईडी एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर काम करती है? यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। न सरकार पर आंच आई, न ईडी पर कोई आंच आई। एक लंबी फहरिस्त है इस देश के भीतर। सीएजी ने अब रिपोर्टें क्यों बंद कर दी? कल तक रिपोर्ट इस देश के मंत्रालयों को लेकर संसद के पटल पर रखी जाती थी, अब वो क्यों गायब हो गई? सीवीसी की भूमिका क्या हो गई, जो एक झटके में नौकरशाही पर निगरानी करती थी? हर मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा है, और भारत में सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति सरकार नहीं करती है। यह तो अमेरिका में होता है कि जजों की नियुक्ति सरकार करती है, और इस वक्त जजेस की नियुक्ति ट्रंप ने की, और उन्हीं जजेस ने कहा कि इस देश को हम खत्म नहीं होने देंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को खत्म होने नहीं देंगे। अमेरिका के ऊपर आप कह रहे हैं कि मुश्किल हालात आ जाएंगे, अमेरिका तबाह हो जाएगा अगर ट्रंप के रास्ते नहीं चला, तो भी नहीं होने देंगे, क्योंकि आप अकेले अपने बूते कभी ऐसे अधिकारों से लैस थे ही नहीं, और वहां का इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता ही नहीं है, फिर आप कैसे चल पड़े? तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रहे थे, उनको रोकने वाले शख्स वही जजेस हैं जिनकी नियुक्ति ट्रंप ने की। भारत में किसी जज की नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं की, लेकिन किसी जज का कोई भी फैसला प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता के खिलाफ नहीं गया। यह फुसफुसाहट बंद कमरों में हो रही है। सवाल सिर्फ खुले आसमान तले उतरकर खुले तौर पर कहने का है, क्योंकि यह सवाल तो अमेरिकी ट्रेड डील से भी जुड़ा है, उस ट्रेड डील से जुड़ा है जिसको लेकर ट्रंप ने भारत की संप्रभुता और भारत की स्वतंत्रता को लेकर ही न सिर्फ सवाल खड़े कर दिए, बल्कि उसे खुले तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन नहीं कह सकता है इस देश के भीतर का कोई पॉलिटिशियन, कोई नौकरशाह, यानी संवैधानिक तौर पर जो चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था लोकतंत्र के पिलर्स के तौर पर है, उसमें निगरानी रखने वाला पिलर मीडिया गायब है। उसमें नौकरशाही कुंद पड़ गई है, उसमें न्यायपालिका की भूमिका सत्ता अनुकूल लगने लगी है, और सत्ता की भूमिका इसी लोकतंत्र और इसी संसदीय व्यवस्था की दुहाई देकर राष्ट्रपति ट्रंप से कहीं ज्यादा ताकतवर अपने उस मैनेजमेंट के आश्रय हो चुकी है, जिसे रोक पाना किसी के बूते की बात नहीं। वो संसद के भीतर हो, संसद के बाहर हो, वह सुप्रीम कोर्ट के भीतर हो, सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो, वह इस देश के इंस्टीट्यूशन में रेंगते हुए नौकरशाहों की कतार हो, या इस देश के भीतर फोर्थ स्टेट जहां पर संपादकों की जी हजूरी और मालिकान की अपने आप को मुनाफा में बदलने और तब्दील करने की सोच खुले तौर पर रेंग रही हो। ये बात खुले आसमान तले खुले तौर पर कहना शायद आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।